चुप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड। यह है मासिक मूल्यांकन और यह माह नवंबर का है और सत्र है 2021 और 22 और टोटल कोई नंबर है 40 नंबर का, ठीक है। और क्लास ये 9 का है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और गणित है विषय, समय है 2 घंटा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई किस प्रकार की संख्या है, तो प्राकृतिक ए में दिया है, बी में पूर्ण संख्या, सी में परिमेय संख्या और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। दूसरा नंबर में है 2 का पावर -3 है, यानी ये इस फॉर्म में होता है, ये -1 होता है ना, तो इसका होता है 1/a हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में आएगा तो यानी 1/2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 यानी 8, यानी 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तीसरा नंबर में निम्न में से किस बहुपद का एक शून्यक 2 है, यानी कौन सा बहुपद का शून्यक 2 होगा। तो x - 2 बराबर क्या होगा, 0 होता है। तो x बराबर क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर किस में है, x - 2, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। 2x² - 2x + 7, तो p 2 का मान क्या है, यानी इसके जहाँ जहाँ x है ना उसकी जगह हम लोग को 2 का मान रखना है। तो हम लोग 2 का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा इसमें, तो 11 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब पांचवा में देखते हैं, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। तो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, छठा नंबर की ओर। छठा नंबर में आपका दिया है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी जैसे हम लोग यहाँ पे होता है ना, इस पॉइंट को हम लोग इंगित करने के लिए 0,0 करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे में आपका है 7वां नंबर में, यदि 2 - 5 रेखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो 2 के जगह 2x है ना, x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 5 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, k का वैल्यू। तो 2 दूना 4 और 5 9, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे 8वां नंबर में। 8 नंबर में है आपका समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 को मानक रूप ax + by + c = 0 से तुलना करने पर a b c का मान क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, तो a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 7 दिया है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 9वां नंबर में आते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने समपूरक का दोगुना है। तो समपूरक का दोगुना है, तो इस ऑप्शन में चारों ऑप्शन जो दिया है ना, ये चारों ऑप्शन में नहीं लग रहा है कोई होगा और सही नहीं दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है 10वां नंबर। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करती है, तो एंगल पी ओ वाई कितना, 90 डिग्री। तो a / b = 2:3 है। तो सी को ज्ञात करना है, यानी इधर वाला को ज्ञात करना है। तो a का जगह 2 दिया है और b की जगह 3 दिया है। तो अनुपात में जब भी रहता है ना, तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, 2x मान लेंगे, x मान लेते हैं +3x बराबर कितना, 90 डिग्री। काहे कि देखिए यहाँ से इधर 90 डिग्री, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, तो 90। तो इधर इसको जोड़ेंगे कैसे हो, तो 5x बराबर क्या होगा, 90। तो x बराबर क्या होगा, 90/5 होगा, तो 18 होगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 18 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये वाला कोण, यानी देखिए बी वाला, यहाँ से एंगल बी और इस वाला ये क्या है, शीर्षाभिमुख है, तो यानी 18 तो ये कितना होगा, 54 होगा, ठीक है।
तो बी का वैल्यू कितना आया, 54 आया। तो इधर वाला वैल्यू कितना आएगा, ये भी 54 आएगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में फिर देखेंगे। इसमें एक सरल रेखा जो होता है ना, ये कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो इधर मेरा 54 दिया हुआ है, तो इधर कितना होगा, 126 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बी में दिया है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करें, यानी 4 प्रश्न को हल करना है। तो 11 नंबर में आपका है 3/5 तथा 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, यानी इसके बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 3/5 और 4/5 लिखेंगे, ठीक है। और दोनों के अंश और हर में 3 से गुना करने पर क्या मिलेगा हमको, तो अंश, इसमें भी अंश और हर है, इसमें भी अंश और हर में हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो 3/3 गुणे 3/3 लिखेंगे, यानी, और इसमें 4/5 को अंश और हर में 3 गुना करना, तो 3/3 इसमें भी लिखेंगे। ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 3 3 9 होगा और 5 3 15 होगा। और ऊपर ऊपर गुना करने से 4 3 12 और इधर 5 3 15, इस तरह से बनेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें लिखेंगे लास्ट में अतः 3, यानी अतः 9/15 और 12/15 के बीच में 2 परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10/15 लिखेंगे, उसके बाद 11/15 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग 2 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि 100 घात वाले द्विपद तथा 35 घात वाले त्रिपद का एक उदाहरण दें। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें 100 घात वाले द्विपद, तो हमको इसका घात में कितना रखना है, 100 रखना है। तो 2x, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, 2 मानिए 3 मानिए, लेकिन x का पावर कितना रखना है, 100 प्लस 3y। हम अपने से माने हैं, लेकिन हमको यहाँ पे मेन मकसद मेरा मानने का था कि x का पावर हमको कितना लाना है, 100 लाना है, क्योंकि यहाँ घात 100 लाने बोला है। और द्विपद होना चाहिए, एक पद और ये एक पद मिलके 2 पद हुआ। अब नेक्स्ट बोला है 35 घात वाले त्रिपद, यहाँ पे सॉरी त्रिपद होगा, त्रिपद 35 घात वाले त्रिपद, यानी x का पावर में कितना लाना है, घात, मैक्सिमम घात कितना होगा, 35 होगा। तो 35 लिखे, 3x का पावर 35 प्लस 5y प्लस z। इस तरह से 1 पद 2 पद 3 पद, ये त्रिपद हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 13 नंबर में, बहुपद 2x प्लस 3 का शून्यक ज्ञात करें। इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन करेंगे इसका, 2x प्लस 3 बराबर कितना, 0। तो 3 को हम लोग क्या करते हैं, बराबर के उधर ले जाएंगे तो अपना साइन चेंज हो जाता है। तो 2x बराबर -3 लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ 2x क्या है, गुना में है, तो 2 को हम लोग बराबर के उधर लेके जाते हैं तो भागा में होता है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर -3/2। इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 14 नंबर को। यदि 2,3 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो तो k का मान ज्ञात करें, यानी एक ही हल होगा तो k का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग k का मान को देखते हैं। तो देखिए इसका कैसे होता है, यानी x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। तो जहाँ पे x का वैल्यू x है वहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ y है वहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे, बराबर क्या है, k। तो 2x यानी 2 गुना 2 प्लस 3y यानी 3 गुना 3। अब ये लोग को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 3 3 9। अब ये लोग फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, k बराबर 13। इस तरह से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं 15 नंबर। ऐसे बनाना हम लोग को 4 ही था, लेकिन हम लोग 5 बना दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समय थोड़ा सा लगेगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर में, यदि किसी
त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो त्रिभुज के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में आपका है, माना त्रिभुज के कोणों का मान 2x ये जो छोटा कोण है और 3x मध्य कोण है यानी बीच वाला कोण, और 4x जो है ना ये बड़ा कोण है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग वही वैल्यू को पुट करेंगे, ये लोग तीनों कोण को अंतर कोणों को जोड़ देंगे। तो 2x + 3x + 4x बराबर 180। ये लोग तीनों को हम लोग जैसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा। 9x बराबर 180 होगा। तो 9 क्या है, 9x गुना में है तो उधर ले जाएंगे तो भागा में होगा। तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 180/9 यानी 9 दूना 18 यानी x बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। x बराबर 20 आएगा। अब इस 20 वाले वैल्यू को पुट कर देना है। यानी सबसे छोटा कोण क्या माने थे हम लोग, 2x को। तो x का वैल्यू हम लोग का 2 आया है, सॉरी 20 आया है। तो लिखेंगे बराबर 2 गुना 20 यानी 40। सबसे बड़ा कोण 4x बराबर 4 गुना 20 बराबर 80। तो सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा, तो 40 और सबसे बड़ा कोण 80 हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें देखेंगे आप हम लोग सी को, निम्न प्रश्नों में किसी 4 प्रश्नों को हल करें, यानी 4 प्रश्न का हल करना है। तो 16 नंबर में देखते हैं, ज्ञात करें कि बहुपद gx बराबर x - 2 और px बराबर x² + 2x - 8 है का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका गुणनखंड है या फिर नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका गुणनखंड है। तो देखिए हम लोग इसका हल करते हैं 16 नंबर को। तो px बराबर x² + 2x - 8 दिया हुआ है और gx बराबर क्या दिया है, x - 2 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, gx जो है ना इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। तो gx का शून्यक ज्ञात करेंगे तो x - 2 बराबर 0 लिखेंगे। तो -2 इधर बराबर की इधर है तो माइनस में -2 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो +2 होगा। तो x बराबर क्या होगा, 2 होगा। अतः x बराबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि px बराबर x² + 2x - 8 दिया हुआ है। अब x की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 2 का मान रखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग का x है वहाँ पे हम लोग 2 का मान रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 गुना 2 होगा -8। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा प्लस 2 दूना 4 होगा और ये इधर -8 है तो -8 लिखेंगे। तो 4 4 कितना हुआ, 8 हो गया और इधर -8 है तो 8 +8 और -8 बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। तो ये क्या देखिए, जब भी 0 आ जाएगा ना तो समझ लीजिए कि वो उसका गुणनखंड है जो दिया हुआ संख्या है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे चूँकि p 2 बराबर क्या आया, 0 आया, इसलिए 2 px का एक शून्यक है। अतः गुणनखंड परिमेय से x - 2 px का एक गुणनखंड है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यह एक गुणनखंड है। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर को, बहुपद x² - x - 6 का गुणनखंड करें। इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर में x² - x - 6, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं गुणनखंड करने का नियम, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो इधर इधर गुना करते तो 6 कम 6 होगा। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से देंगे तो 2 × 6 गुना करके हमको 6 लाना है और जोड़ घटा के हमको -1 लाना है। तो हम लोग -3 में +2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी -3 में +2 जोड़ेंगे तो -1 होगा। उसी तरह इसको हम लोग देखना है, बीच वाला को देखना है। तो बीच वाला में क्या है, -1 है। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, x² - 3x + 2x लिखेंगे। ये बीच वाला का काम हो रहा है और इधर -6 है तो -6 लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे x और x यहाँ पे कॉमन है तो x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इस जगह पे मेरा x बचेगा और यहाँ माइनस तो माइनस दिए और इससे x बाहर कर लिए तो यहाँ 3 बचेगा।
अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दिए। अब इन लोग दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, इन लोग दोनों में देखते हैं तो दो कॉमन है, तो दो को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इधर माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ पे 6 है तो 2 तिया 6, यानी दो बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें और इसमें फिर देखना है इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ भी x माइनस 2 है और यहाँ भी सॉरी x माइनस 3 है और यहाँ x माइनस 3 है। x माइनस 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका x माइनस 3। एक्स माइनस 3 को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। यानी यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए, तो इसको एक बार लिखेंगे और यहाँ वाला को एक जगह लिखते हैं। तो अतः हम लोग का गुणनखंड क्या आया, ये वाला हम लोग का गुणनखंड आया। अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर को, दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6 का 3 हल ज्ञात करें। इसका 3 हल ज्ञात करने बोल रहा है, तो चलिए हम लोग इसका 3 हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग 18 नंबर को अब देखते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ y प्लस में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 6 माइनस वाई हो जाएगा। तो 2x बराबर 6 माइनस वाई हो गया। अब देखिए 2x क्या है, गुना में है, तो 2 को हम लोग उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो 6 माइनस 2 बट्टा 2 हो जाएगा, ये गुना वाला भागा हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें y का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे। तो y का वैल्यू हम लोग 0 रखे तो यहाँ पे 0 लिख दिए। तो 6 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 2 का पहाड़ा में अब 6 आता है कितना बार में, तो 3 बार में आता है। तो 2 का पहाड़ा में 6 आता है 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे। x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। अब फिर इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, y का ही वैल्यू रखेंगे। y का वैल्यू अब हम लोग 2 रखते हैं, कितना रखेंगे, तो 2 रखते हैं, 2। तो 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 बट्टा जब 2 आया तो 2 दूना 4 होगा, तो कितना आएगा, तो 2 दूना 4, यानी यहाँ पे 2 होगा, इस जगह पे 2 होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा, दोनों जगह 2 होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या रखेंगे, एक y का वैल्यू हम लोग 4 रख देंगे। तो 6 माइनस 4 तो कितना है, बट्टा 2 है। तो बराबर क्या लिखेंगे, 2 बट्टा 2 लिखेंगे। तो 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 4 रखे थे और यहाँ कितना है, x का वैल्यू 1 आया। इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। और भी आप लोग इसका वैल्यू मतलब रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उसके हिसाब से चेंज होगा। तो हमने ये रखा था इसलिए मेरा ये आया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में है, सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो हम लोग देखेंगे 19 नंबर का हल। दिया क्या है, त्रिभुज ABC के अंतः कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 और कोण 3 मान लिए। यहाँ पे कोण A को 1 माने, कोण B को 2 माने, कोण C को 3 मान लिए, ठीक है। सिद्ध करना है कोण 1 यानी अंतः कोण, अंदर के कोण को, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रचना में कुछ रचना करना है। रचना BC, ये BC है, तो BC के समांतर A से जाती हुई, यहाँ पे A है, A से जाती हुई एक रेखा खींचना है, रेखाखंड खींचना है जो P और Q होगा। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसका प्रमाण में चलेंगे। तो चलिए हम लोग प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। तो प्रमाण में आपका है कि BC समांतर क्या है, AC है। तो BC समांतर जब AC हो जाएगा तो कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। किससे, एकांतर कोण से। देखिए कोण एकांतर कोण से होगा, एकांतर कोण से होगा। और उसी तरह सेम क्या होगा, ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर है। एकांतर तभी होता है जब समांतर होता है, और ये हमारा तिर्यक रेखा है,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होगा। उसी तरह ये वाला कोण 4 और कोण 2 सेम होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर है, और एकांतर कोण हम लोग जानते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे में आपका है कि कोण 5 बराबर कोण 3 एकांतर कोण हो गया। अब यहाँ पे देखिए और एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको समझना यहाँ पे है कि यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक एक कोण बन रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोण बन रहा है। ठीक है, एक कोण बन रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको इस टाइप से, यानी कोण BAP और प्लस कोण BAC और कोण CAQ बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, सरल रेखा के बिंदु पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। यानी एक सीधा रेखा है, एक सीधा रेखा है, यहाँ पे जो भी एक बिंदु है, यहाँ पे इस बिंदु से इधर नापेंगे तो हम लोग का 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग तो देख चुके हैं, यहाँ पे एक कोण है और यहाँ ये सरल रेखा है, यहाँ से यहाँ तक का माप कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही चीज़ को लिखिए, एक बार ये वाला कोण और एक बार ये वाला कोण और एक बार ये वाला कोण, तो 180 डिग्री होता है। अब हम लोग कोण का नाम दिए हैं, BAP का मान हम लोग 4 लिखे हैं, प्लस BAC का मान कोण 1 है, और CAQ का मान कितना दिया है, कोण 5 दिया है, बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कोण 4 और कोण 2 क्या है, एकांतर है, तो दोनों कोण बराबर होगा, इसलिए 4 की जगह हम लोग 2 लिख सकते हैं, और 1 है तो 1 लिख देंगे। कोण 5 की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर है, एकांतर कोण हम लोग जानते हैं बराबर होता है, तो कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसलिए इसको अरेंज करके लिख देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर को, सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग समद्विबाहु बोला है, यानी दो भुजा क्या होना चाहिए, ये वाला और ये वाला समान होना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या, AB बराबर, देखो समद्विबाहु त्रिभुज जब कह दिया है तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समान होगा, तो AB बराबर क्या होगा, AC होगा। और रचना में हम लोग करना क्या है, AP लंब BC, AP से हम लोग एक लंब खींचना है। लंब का मतलब हम लोग जानते हैं 90 डिग्री, लंब का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री के कोण बनाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और सिद्ध करना है कोण B, ये वाला कोण और ये वाला कोण हम लोग को सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे अच्छा है, हम लोग ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में AB और AC क्या है, भुजा है, तो भुजा दोनों बराबर दिया है। और AP जो हम लोग खींचे हैं, लंब डाले थे, AP बराबर AP क्या है, उभयनिष्ठ है। और एक चीज़, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल APB बराबर एंगल APC बराबर कितना, 90 डिग्री। अभी हम लोग लंब डाले उसमें, तो इस तरह से हम लोग का ये क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया। किससे, तो ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया RHS से, राइट हैंड साइड से। तो जब मेरा ये त्रिभुज मेरा सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इसके अंतःकोण यानी संगत कोण भी तो बराबर होंगे, इसलिए यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। किससे, CPCT से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी अतः कोण B बराबर कोण C CPCT से क्या सिद्ध होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 21 नंबर में। यदि PX बराबर x² - 2x + 3 हो तो P1 का वैल्यू
P5 का वैल्यू और P0 का वैल्यू और P-1 का वैल्यू तथा P-2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम लोग 21 नंबर में देखते हैं इसका हल। Px बराबर कितना दिया है, x² माइनस 2x, और P1 और P5 P0 मतलब कहने का मतलब है x की जगह हम लोग क्या रखना है, 1 रखना है, 5 रखना है, 0 रखना है और -1 और -2। तो चलिए हम लोग देखते हैं। Px बराबर x² माइनस 2x प्लस 3। तो P1 का मान रख के देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, P1 का मान रखेंगे। तो P1 के लिए तो P1 बराबर क्या लिखेंगे, x की जगह हम लोग को 1 रखना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 प्लस 3 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 गुना 1 तो यानी 2 होगा और प्लस 3। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 होगा। अब हम लोग देखेंगे P5 का वैल्यू। P5 के लिए तो जहाँ जहाँ हम लोग का 1 है वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 प्लस 3। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, माइनस 5 दूना 10 प्लस 3। तो 25 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। 28 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 18 होगा। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है P का वैल्यू हम लोग को 0 रखने के लिए, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे। तो P0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 प्लस 3। तो 0 का स्क्वायर 0 और -2 यानी 2 को 0 से गुना करेंगे फिर भी 0 होगा प्लस 3। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। अब 2 का रखेंगे P-2 के लिए, यानी P-2 यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 गुना -2 होगा प्लस 3। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, वो भी प्लस में होगा। और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस लिखेंगे। 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 4। तो 4 4 8 8 8 3 कितना, 11 होगा। यहाँ पे 15 नहीं 11 होगा। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, यानी 4 + 4 + 3। तो 4 4 8 8 3 11। तो इसका 11 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। P-1 के लिए, P-1 के लिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, P-1 बराबर -1 का स्क्वायर, जहाँ पे हम लोग का x है वहाँ पे हम लोग को -1 रखना है। यानी -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होता है। तो प्लस लिख दिए। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 तो प्लस 3। अब इन लोग को दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1 और 3 2 3 3 और 3 6, तो 6 आएगा। इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में क्या दिया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है। और दूसरा में दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तीसरा, बिंदु 4, -5 का कोटि क्या होगा। चौथा में बिंदु 2, 3 का भुज क्या होगा। और पांचवा में बिंदु -4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पूरा डिटेल। तो 22 का हो जाएगा, पहला नंबर का y अक्ष हो जाएगा। और दूसरा में निर्देशांक जो होता है ना वो 0 0 होता है। और तीसरा कोटि बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और चौथा भुज बराबर 2 हो जाएगा। और पांचवा नंबर का है जो वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह से आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा।
चलिए इसको हम देखते हैं 23 नंबर को। नीचे दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए ए बी समांतर सी डी है। तो देखते हैं हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया है पी क्यू समांतर आर एस है, यानी पी क्यू समांतर आर एस है, ठीक है, ये समांतर दिया हुआ है। और ए बी क्या है, एक आपतन कोण है। और सी डी एक परावर्तित किरण है। सी और डी यहाँ पे देखिए परावर्तित किरण है, ठीक है। रचना में हम लोग को करना क्या है कि बी एम लंब है पी क्यू। जो बी एम है ना, यहाँ से यहाँ तक बी एम है, यानी कहने का मतलब बी एम लंब है किसका, पी क्यू का। और सी एन जो है ये लंब है किस पे, आर एस पे लंब है। कितना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को करना है, सिद्ध करना है क्या कि ए बी, यानी कहने का मतलब है ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ये हमको सिद्ध कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको आगे। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रमाण में बी एम लंब पी क्यू है, बी एम लंब पी क्यू है और सी एन लंब आर एस है, जो दिया हुआ है, जो हम लोग रचना किए हैं। इसलिए बी एम समांतर क्या है, सी एन। बी एम जो है ना समांतर है सी एन, और बी सी एक तिर्यक रेखा, और बी सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसीलिए क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 3 समीकरण 1 से ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा। क्या होगा, एकांतर कोण होगा। ये एकांतर कोण होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 1 और यहाँ पे इसको मान लेंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग 4 मान लीजिएगा और यहाँ पे 5, इतना आप लोग मान लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसके आगे बढ़ेंगे तो कोण 2 और कोण 3, यानी कहने का मतलब है कि कोण 2 और कोण 3 एकांतर कोण होता है, ठीक है। कोण 2 और कोण 3 इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको एकांतर कोण मानेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम जानते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, जहाँ बी एम और सी एन अभिलंब है। बी एन और सी एन क्या है, अभिलंब है। तो हम लोग उस प्रकार से कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे आगे, यानी समीकरण 1, 2 और 3 से कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा। आप लोग देखिएगा तो, क्योंकि सब आपस में क्या है, बराबर है। तो और हम लोग इसको क्या मान लेंगे, कोण 4, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 4 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 होगा। तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एंगल ए बी सी आएगा और एंगल बी सी डी आएगा। तो ये क्या होगा, एकांतर अंतःकोण होगा। जब ये वाला और ये वाला क्या होगा, हम लोग का बराबर होगा, तो ए बी समांतर सी डी हो जाएगा।
इस तरह से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से इसको हम लोग दिखा देते हैं एकदम धीरे धीरे स्लाइड मोशन में चला के। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।